नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। चलिए हम आज हमारा जो है हिंदी का महामैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए महामैराथन क्लास में हमारा फर्स्ट जो सेक्शन है आप देख सकते हैं, वर्ण विचार के ऊपर है। वर्ण विचार क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं A to Z। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, आपका प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, अ, ई, क, ख, च आदि जो है क्या है, वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण के कितने भेद हैं, आपको ये बताना है। तो वर्ण के भेद दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है स्वर और सेकंड होता है व्यंजन। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं। इसका आंसर है, वर्णों के क्रमबद्ध जो समूह होता है, वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह है उसे ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। चलिए हमारा आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं डायग्राम के माध्यम से। वर्णमाला देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये क्या हैं, स्वर हैं। स्वरों की अगर संख्याओं की अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं, स्वर की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 11 है, और अनुस्वार जो होता है वो 2 है, और क से लेके म तक के जितने भी हैं ये स्पर्श व्यंजन हैं, आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हुए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ जो है आप देख सकते हैं अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है 4 है। य, र, ल, व क्या है, अंतस्थ व्यंजन। उसी प्रकार स, ह ये क्या होते हैं, उष्ण व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4। संयुक्त व्यंजन को आप देख सकते हैं, संयुक्त व्यंजनों छ, त्र, ज्ञ, असरा जो है 4 होता है। तो कुल वर्णमाला जो है हिंदी में 52 होते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार है आपको बताना है। उत्तर देखिए, जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। आप देख सकते हैं, अ, बड़े आ, छोटे ई, बड़े ई, छोटे ऊ, इस प्रकार जो है स्वर हैं। हिंदी में वर्णमालों की संख्या की अगर हम बात करें तो 11 स्वर होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, आप देख सकते हैं कितने भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है ह्रस्व स्वर, सेकंड होता है दीर्घ स्वर, और थर्ड होता है प्लुत स्वर। तो आपको स्वर के कितने भेद हैं ऐसे एग्ज़ाम में पूछेगा, तो आपको कितना लगाना है, 3 लगाना है। चलिए इसके बारे में डीप में समझने की कोशिश करते हैं। ह्रस्व स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। या एक और दूसरा परिभाषा है, देख सकते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे अ है, ई है, उ है, ऋषिक्री है।
ये ह्रस्व स्वर है। इनकी अगर ह्रस्व स्वरों की अगर संख्या की बात करें तो 4 होता है और इसे मूल स्वर भी कहा जाता है। सेकंड है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। या जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आप देख सकते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो आप देख सकते हैं अगर हिंदी में कुल इनकी संख्याओं की अगर बात करें तो कितना होता है, 7 होते हैं, जिनका उच्चारण जो है दीर्घ रूप में होता है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा जो बोलता है प्लुत है। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। या जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, हेराम, इसमें इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। यहाँ देखिए स्वर के प्रकार। इसमें जो है ह्रस्व स्वर होता है, कितना इनकी संख्या होती है 4। दीर्घ स्वर होता है, इनकी संख्या होती है 7। और जिसमें 3 मात्राओं का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। अभी इन सभी को मिला के आप देख सकते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर तीनों को मिला के कुल स्वर होते हैं 11 स्वर होते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं अयोगवाह किसे कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अम की मात्रा और आहा की मात्रा को अयोगवाह की संज्ञा दी जाती है। इन्हें स्वरों के साथ तो रखा गया है किंतु स्वतंत्र गति न होने के कारण इन्हें स्वर नहीं माना जाता। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजनों की श्रेणी में भी नहीं आते। स्वरों तथा व्यंजनों में से किसी के साथ योग न होने के बावजूद ये ध्वनि वहन करते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आप देख सकते हैं स्वरों की मात्राएं क्या हैं। स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका स्वरूप बदल जाता है। इस बदले हुए स्वरूप को क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। अ के अतिरिक्त शेष स्वरों को जब व्यंजनों के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो उनकी मात्राएं ही लगती है। जैसे कि अ की मात्रा नहीं होती, अ से रहित व्यंजनों को हलंत लगाकर जो है दिखाया जाता है। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे क में हलंत लगा है प्लस अ मिल के क्या बना, शुद्ध क बना है। उसी प्रकार ख है, ख में हलंत लगा है, उसके बाद अ मिल के वो शुद्ध ख बना है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं मात्राओं के बारे में बताया गया है कि मात्राएं कैसे लगते हैं। स्वरों की मात्राएं, जिसमें आप देख सकते हैं स्वर यहाँ में आ का स्वर है, लेकिन इसको लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं शब्द में प्रयोग किया गया है। माता में ई में लगा है छोटी की मात्रा, इसमें दिन है। बड़ी की मात्रा जीत है, छोटे की मात्रा कुछ है। उनके मात्रा में बड़ा ऊ लगा है, फूल बना है। उसी प्रकार ऋषि में री बना है, कृषक जैसे होता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। आप देख सकते हैं एक ऐसे बना है जिसे लगने पर खेल बना है। ऐ जो है जैसे बैल बना है। ओ जो है ओ कोमल बना है। औ मात्रा लगने से औरत बना है। तो इस प्रकार जो है आप समझ सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अनुस्वार तथा अनुनासिक में क्या अंतर होता है, आपको ये बताना है। अनुस्वार होता क्या है, जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिका से होता है तब वो क्या होता है, अनुस्वार कहलाता है।
जैसे अम की मात्रा है, प्रत्येक वर्ग में जैसे क वर्ग है, च वर्ग है और ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है, यानी पंचम वर्ण है। जैसे ड, य, अड़ा, न और म, इनमें क्या लगा रहता है? अनुस्वार लगा रहता है। इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल देख सकते, चंचल, अंक, रंग, पंख, गंगा आदि है इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद अनुनासिक होता क्या है, इसको देखते हैं। जब वर्ण का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से समान रूप से होता है तब उसे क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। जैसे कि पाँच, कांच, आँख, ये एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है देख सकते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, यह बताना है। तो व्यंजन का जो उत्तर देखते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद व्यंजन के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट व्यंजन होता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन होते हैं। चलिए इन्हें हम और स्पष्ट रूप से देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करते हुए क्या है बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसे हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या जो है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होता है, देख सकते हैं। जिसमें क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। इसको 5 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है स्पर्श व्यंजन को। इन सभी को मिलाकर जो है कितना होता है? 25 होता है। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ शब्द का अर्थ है मध्य या बीच में स्थित। हिंदी वर्णमाला के कुछ व्यंजन स्वर तथा व्यंजन के माध्यम से आते हैं, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और अगर इनकी संख्याओं की अगर हम बात करें तो 4 होता है, और य, र, ल, व ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है उष्ण व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। इसको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्मा का अर्थ होता है गर्म। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण के समय जो है वायु मुख से रगड़ खाकर गर्म हो जाती है, अर्थात मुख से गर्म हवा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो है की बात करें तो 4 होता है। आप देख सकते हैं स, षटकोण के सा, सर्वोतक सा, ह हलवाई, ये इनके 4 प्रकार हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी होती है, ये बताना है। संयुक्त व्यंजन का उत्तर है 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आप देख सकते हैं क, आधा क प्लस षटकोण के स मिलके 6 बना है। उसके बाद आधा त प्लस र मिलके त्र बना है। आधा ज प्लस इया मिलके ज्ञ बना है। उसी पर आधा शक्कर के स, आधा स प्लस र मिलके स्र बना है। तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्राण श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद है, आपको बताना है। प्राण श्वास यानी प्राण श्वास के आधार पर इसके व्यंजन के 2 भेद होते हैं, जिसमें अल्प प्राण और महाप्राण होता है। और अल्प प्राण को समझते हैं। अल्प प्राण होता क्या है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण और अंतस्थ व्यंजन
अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वर्ग बताया गया है, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। इसके अतिरिक्त जो है य र ल व यानी अंतस्थ व्यंजन भी क्या होते हैं, अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनके बोलने में जो है कम समय लगता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है महाप्राण। महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। आप देख सकते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा ऊष्म व्यंजन जो हैं ये सभी क्या होते हैं, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ वर्ग को बताया गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और ऊष्म व्यंजन होते हैं स, स, ह। ये जो हैं जिनके बोलने में अधिक समय लगता है, ये महाप्राण कहलाते हैं। चलिए डायग्राम के माध्यम से हम व्यंजन को समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यंजन है 25 क्या है, स्पर्श व्यंजन है। आप देख सकते हैं इनकी संख्या जो है कितनी है, 25 है। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। उसके बाद ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। टोटल व्यंजनों की अगर हम बात करें तो टोटल 33 हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विकारी शब्द। विकारी शब्द जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। विकारी शब्द की परिभाषा को देखते हैं कि वह शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रयोगों के कारण परिवर्तन हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे राम, हम, कमल, दिल्ली आदि। एग्जाम्पल है मैं, मुझसा, मैं, मुझे, मेरा, अच्छा, अच्छे आदि जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद विकारी शब्द के भेद आप देख सकते हैं। विकारी शब्द के भेद होते हैं, पहला होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसके भेद होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संज्ञा, उसी में है लेकिन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, हिमालय, गुलाब, ये क्या है, संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट है संज्ञा के प्रकार के बारे में देखते हैं। संज्ञा को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है, संक्षिप्त में जानते हैं। तो संज्ञा को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, मोहन आदि व्यक्तियों के नाम हैं। इसी प्रकार भारत, श्रीलंका, करनाल आदि स्थानों के नाम हैं। उसी प्रकार जो है आप देख सकते हैं हिमालय, कैलाश आदि पर्वतों के नाम हैं। तो ये होते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के नाम हैं। पद्मावत, रामचरितमानस आदि पुस्तकों के नाम हैं। उसी प्रकार हमारा जो है नेक्स्ट आता है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी जाति के सभी पदार्थों और प्राणियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, गाय, शेर, कोयल, मोर आदि पशु पक्षियों के नाम हैं। उसी प्रकार आम, केला, गुलाब, कमल आदि फल फूलों के नाम हैं। उसी प्रकार पर्वत, नदी, पुस्तक, पेन, घड़ी आदि वस्तुओं के नाम हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के
उदाहरण हैं। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार के होते हैं, उसके उपभेद होते हैं, जिसमें द्रव्यवाचक, जिन शब्दों से किसी धातु अथवा द्रव का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पानी, तेल आदि। उसके बाद समूहवाचक होता है, जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह अथवा समुदाय का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे कक्षा, संघ, गांव, सेना, टीम आदि। उसके बाद नेक्स्ट है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के धर्म, गुण, भाव, दशा आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे मित्रता, सज्जनता, शत्रुता आदि गुण दोष हैं। इसी प्रकार आनंद, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति आदि भाव हैं। उसी प्रकार जो है बचपन, यौवन, बुढ़ापा आदि दशाएं हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्वनाम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं इसको समझते हैं। पहले सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम। सर्व यानी सब और नाम यानी नाम वाले शब्द। इसमें आता है वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। आप देख सकते हैं मैं, इसके उदाहरण है मैं, हम, मेरा, हमारा, तू, तुम, तुम्हारा, आप, वह, यह, ये, वे, कौन, क्या, कब इत्यादि जो हैं सर्वनाम के उदाहरण हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं इसको देखना है। तो सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषों के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे उत्तम पुरुष मैं और हम, मध्यम पुरुष तू, तुम और आप, अन्य पुरुष यह, ये, वह, वे, ये अन्य पुरुष हैं। उसके बाद आता है इसी में उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं। बोलने वाला अथवा लेखक जिनके पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, मैंने, मेरा, मुझको, ये जितने भी हैं ये सब क्या है उत्तम पुरुष है। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं। बोलने वाला जिससे बात करता है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम मध्य सर्वनाम मध्यम सर्वनाम पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे तुम कम बातें किया करो, इसमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में तू, तुम, तुमको, तुझसे, आप, आपको, आपके आदि मध्यम पुरुष के उदाहरण है। उसके बाद अन्य पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं। यह बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के संबंध में जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। वे सज्जन हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वह, यह, उन, ये, उनको, उससे, उन्हें, उसके आदि, ये सब क्या है अन्य पुरुष को संबोधित करने वाले नेम हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो जिन सर्वनामों से किसी निश्चित प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, ये भारतवासी, ये प्रवासी, यह मेरा पुस्तक है,
यानी निजी की बात है, खुद की बात है, वो आपका रहेगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनामों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान का निश्चित रूप से बोध नहीं होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ, आपको बताना है, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, आपको पता नहीं है, मतलब अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। दाल में कुछ काला है, ये भी अनिश्चित सर्वनाम है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जिन सर्वनामों से संज्ञा के साथ संबंध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि जो हैं संबंधवाचक है। जैसे एग्जाम्पल है, जो प्रयत्न करता है वह फल भी पाता है, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंधवाचक है। उसके बाद प्रश्नवाचक है सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के विषय में व्यक्ति अथवा प्राणी के संबंध में प्रश्न करना हो तो कौन का प्रयोग होता है, अन्यथा क्या। कौन क्या, ये क्या होते हैं, कौन क्या जो हैं ये प्रश्नवाचक है। राम को कौन नहीं जानता, लास्ट में यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप जो है निजवाचक सर्वनाम है, इसके तीनों पुरुषों में प्रयोग किया जाता है। आप भला तो जग भला, उत्तम पुरुष में भगत सिंह ने अपने आप को राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया, अन्य पुरुषों में भी इसका प्रयोग होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विशेषण। विशेषण क्या है इसके बारे में जानते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे कि चंचल बालक, यहाँ चंचल विशेषण है और बालक विशेष है। विशेषण के भेद देखते हैं कि विशेषण के भेद कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें विशेषण के भेद होता है 4, जिसमें फर्स्ट होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिणामवाचक और चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण होता है। चलिए इनको देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, इनके बारे में जानते हैं। गुणवाचक विशेषण यानी जिन विशेषण शब्दों में किसी के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं गुण योग्यता, परिश्रम, ईमानदारी, दोष आलसी, बेईमानी और बेईमान, रंग रूप काला गोरा, आकार प्रकार लंबा चौड़ा गोला, स्वाद खट्टा मीठा आदि, ये जितने भी दिए हुए हैं आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये गुण बता रहे हैं, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। उसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों में संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि 1, 2, 2 गुना, ये 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें निश्चित संख्या वाला होता है और एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं निश्चित संख्यावाचक क्या है। निश्चित संख्यावाचक जिस विशेषण में वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ की संख्या निश्चित हो उसे निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। इसके निम्नलिखित भेद होते हैं, इसमें भी भेद है, देख सकते हैं। पहला होता है
गणना सूचक यानी एक पुस्तक 10 रुपये आदि गणना सूचक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्रम सूचक होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। उसके बाद तीसरा आता है प्रत्येक सूचक, प्रत्येक बच्चा, प्रति माह। उसके बाद चौथा आता है समुदाय सूचक, चारों व्यक्ति, सैकड़ों आम। उसके बाद आवृत्ति सूचक, दुगना, तिगना। उसके बाद अपूर्ण संख्यावाचक यानी 1/4 पाव, 1/2 आधा। ऐसे निश्चित संख्यावाचक के विशेषण के प्रकार। उसके बाद आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, इसके बारे में देखते हैं। जिन विशेषण में वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ की संख्या निश्चित रहती है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ पुस्तकें, सब पुस्तकें, आपको ये थोड़ी पता है कि ये निश्चित है कि नहीं है ना। अब कुछ पुस्तकें, आपको संख्या पता नहीं है कि कितना पुस्तक है, ये है। उसके बाद कुछ, सब, थोड़े, बहुत, अधिक। कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो परिणामवाचक तथा संख्यावाचक दोनों के रूप में प्रयोग होते हैं। यदि विशेष गिनी जाने वाली वस्तुओं हैं तो संख्यावाचक अथवा परिणामवाचक होते हैं। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न जो है, देख सकते हैं कि परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु, पदार्थ के नाप तौल का बोध हो उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। देख सकते हैं इनकी संख्या जो है 2 होती है। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट होता है निश्चित परिणाम, यानी परिणाम क्या होता है, निश्चित होता है। आप देख सकते हैं 4 गज कपड़ा, यानी कपड़ा जो है 4 ही गज रहेगा। 10 लीटर दूध यानी 10 लीटर ही दूध रहेगा। उसके बाद अनिश्चित परिणामवाचक, जब किसी संख्या या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध नहीं होता है तो उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कुछ आम, थोड़ा पानी, कम पानी, थोड़ा दूध। मतलब आपको पता नहीं है कि इसमें कितना पानी है, कि दूध है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सर्वनाम के और भेद हैं। आप देख सकते हैं जिसमें सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। तो सर्वनामिक विशेषण जिन सर्वनाम शब्दों से किसी के विषय में संकेत पाया जाए उन्हें सर्वनामिक या संकेतवाचक कहते हैं। यह घर हमारा है, संकेत दिया जाए, ये तुम किस गली में रहते हो, ये सर्वनाम है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सर्वनाम में भी इसके रूप हैं, जिसमें निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम की विशेषण उस व्यक्ति को यही बुलाएं, क्या यह पुस्तक तुम्हारी है। निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण इसे कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, कोई सज्जन आए हुए हैं, घर में कुछ भी खाने को नहीं है, अनिश्चय वाला। प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण यानी कौन लोग आए हुए हैं, कौन सी पुस्तक तुम्हें चाहिए, ऐसा है। संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण यानी जो व्यक्ति कल आया था वह बाहर खड़ा है, ये संबंध को बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है देख सकते हैं विशेषण में उद्देश्य और विधेयक की क्या स्थिति होती है। विशेषण में क्या होती है, तो उद्देश्य विशेषण यानी विशेष्यों के पूर्व लगने वाले विशेषणों को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, सुंदर लड़की आदि। विधेय विशेषण है, विशेष के बाद में प्रयुक्त होने वाले विशेष विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये फल मीठे हैं, उसकी कमीज नीली है। प्रतिविशेषण क्या है, आपको बताना है कि प्रतिविशेषण क्या है। तो चलिए
नेक्स्ट है प्रतिविशेषण किसे कहते हैं। तो प्रतिविशेषण उन विशेषणात्मक शब्दों को कहते हैं जो विशेषण को भी प्रकट करते हैं, उसे प्रतिविशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वह बड़ा भोला है, मोहन बहुत चतुर है, वह बड़ा परिश्रमी है, वहाँ लगभग 20 छात्र हैं। ये सब प्रतिविशेषण है। उसके बाद विशेषणों की रचना करना है आपको। देख सकते हैं कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे निपुण, चतुर, सुंदर, लेकिन कुछ प्रत्ययों तथा उपसर्गों के लगने से विशेषण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे संज्ञा की बात है, बनारस से बनारसी, घर से घरेलू। सर्वनाम की बात कर रहे हैं तो मैं से मुझ सा, इतना उतना ऐसा, वैसा आप, आप सा, ऐसे टाइप का इसका जो है बनता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट